मैं मंत्री होता तो मैं ये योजना बनाता। मान लो तुम मंत्री बन गए, आपकी सलाह से मैं उस योजना को दिल्ली के अंदर लागू करने का पूरा प्रयास करूंगा। भारत की राजधानी में जंतर मंतर पर भारत के संविधान को जलाते हैं पुलिस की उपस्थिति में। खुलेआम लोगों को सिर्फ इस वजह से हत्या कर देते हैं क्योंकि वो अनुसूचित जाति जनजाति से है या माइनॉरिटी से है। तो ये जो भय का वातावरण देश में बन गया है, ये जो पूरे देश में जो तानाशाही का वातावरण बन गया है, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और जो हमारा समाज है उसकी हालत कुछ ज्यादा खराब है। हमारे समाज के लोगों के पास देश में खेती की भूमि नहीं है, उद्योग धंधों में हमारी कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है। कोई एका दुका आदमी मिलता है। मुझे सच में दिल में आज अपने जीवन में बहुत बड़ी खुशी हुई यहां आने के बाद कि चलो हमारे समाज के किसी व्यक्ति का तो एक इस तरह का होटल है। इससे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन ये एक चिंता की विषय है कि देश में खेती की जमीन में कोई हिस्सा हमारा नहीं है, देश के उद्योग धंधों में हमारा कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है, और जो देश में प्राकृतिक संसाधन है जहां से लाखों करोड़ रुपए पैदा होता है उसमें हमारे समाज का कोई हिस्सा नहीं है। खेत की जमीन, जल, जंगल और प्राकृतिक संसाधन कोई मां के पेट से लेकर पैदा नहीं होता। ये संसाधन देश की संपत्ति है, लेकिन इन पे चंद कुछ लोगों का कब्जा है। तो ऐसे हालात में जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे जजेस उन्हीं के लोग हों जो लोग हमारा हजारों साल से शोषण करते आए हैं, सारे संसाधनों पे उनका कब्जा, पुलिस उनकी, फोर्स उनकी, सभी प्रकार की ताकत उनके पास है, और वो लगातार दोबारा से हमें गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। भारत के संविधान को खत्म करके हम मनुस्मृति के वातावरण को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। इसलिए आज चिंता समाज को ज्यादा होनी चाहिए। हमारे नेता रिप्रेजेंट करते हैं पूरी सोसाइटी को, रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद जब सत्ता में पहुंच जाते हैं किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने समाज के दुख दर्द को संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर रख सके। ऐसे नेताओं की गर्दन पकड़नी पड़ेगी। मैं हूं या कोई भी हो, हम लोग जब रिजर्व सीट के से जीत के जाते हैं इसका मतलब हम लोग इस पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब समाज के दुख दर्द को, परेशानी को वहां उठाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अगर उस जिम्मेदारी को हम नहीं निभा रहे हैं तो पूरे समाज के साथ हम धोखा कर रहे हैं, और धोखा करने वालों के साथ जो सलूक होना चाहिए वो हमारे समाज के लोग वो सलूक नहीं करते। मंचों पर बुला के उनको माला पहनाते हैं, खूब आओ भगत करते हैं, लेकिन क्या वो उस आओ भगत के लायक हैं? क्या उनको समाज के दुख दर्द नजर नहीं आते? हालात बहुत ज्यादा खराब है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बैठ के अपने निर्णय के अंदर अगर वेदों का जिक्र करे तो क्या न्याय मिलेगा? अगर राजस्थान के हाई कोर्ट के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने देश का संविधान बनाया, जिससे देश चल रहा है, बाबा साहेब की मूर्ति के बजाय मनुस्मृति को स्थापित करें तो उस कोर्ट से क्या न्याय की उम्मीद की जाएगी? हमारे पास तो ढंग का सुप्रीम कोर्ट में एक वकील भी नहीं है जो समाज के केस को मजबूती से लड़ सके, रख सके अपनी बात को। हमारी जो बेस्ट जो ब्रेन है समाज का, जो क्रीम है, वो अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये दुख की बात है इस समाज में से आज भी, चाहे कोई कितना ही आगे क्यों ना अपने सोचते हम बढ़ गए, आज भी कोई ये नहीं कहता मैं अपने बच्चों को वकील बनाऊंगा। हमें अच्छे वकीलों की जरूरत है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर हमारे समाज के मुद्दों को मजबूती के साथ लड़ सके, समाज की बात को रख सके। आरक्षण धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सिकुड़ रहा है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, प्राइवेट स्कूलों में कितने लोगों को पढ़ा पाएंगे? हमारे टोटल समाज में से 99% लोग अपने बच्चों को अच्छे पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। इसी की जरूरत है। अगर हमने ए से अंबेडकर और बी से बुद्ध पढ़ा दिया फिर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अभी तो ये एहसास करने की जरूरत है कि जितना भी ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और मुस्लिमों में 70%, नहीं 90%, सिखों में 70%, ईसाइयों में 100%, इन सब का अगर ब्लड के नमूने ले लिए जाएं और डीएनए जांच कराई जाए तो पता लगेगा सबका खून एक है। उन्होंने हमें छोटी छोटी जातियों में बांटा, तब मजबूरी थी, लेकिन आज कोई मजबूरी नहीं है। आज हम क्यों छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं? क्या हम छोटी छोटी जातियों में बट के इस लड़ाई को लड़ सकते हैं? जीत पाएंगे? जिनके पास सारे संसाधन हैं, इंडस्ट्रीज भी उनके पास है, सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस भी सब उन्हीं के हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज उनके जो पॉलिसी बनाते हैं, पुलिस प्रशासन सब उनका है। जब चाहे क्रश कर देंगे हमें। उनसे अगर जीतना इस लड़ाई में, इस न्याय की लड़ाई में जीतने का एक ही रास्ता है, वो है हम सारी छोटी छोटी जातियों को एकजुट करके एक नए समाज का निर्माण करें। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। अगर कोई पूछे तुम्हारी क्या जाति है, अंबेडकरवादी। अंबेडकरवाद के अंदर इतनी ताकत है। मुझे आज याद आ रहा है, अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे केंद्र सरकार के, केंद्र की जो पार्टी सत्ता में है, उसके एक सांसद थे वहां बरखा दत्त उनको मिल गई, जो एनडीटीवी की एक बड़ी रिपोर्टर है। उन रिपोर्टर साहब को वो एमपी साहब कह रहे थे कि अब आने वाले समय में जो युद्ध होने वाला है, या चुनावी युद्ध हो चाहे वैचारिक युद्ध हो, वो युद्ध वो अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद के बीच में होने वाला है। इस युद्ध को अगर आप पैसे के से लड़ेंगे, हथियारों से लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, तो जीत नहीं पाएंगे। इससे विचार से जीत सकते हैं। और विचार जो बुद्ध का और बाबा साहेब का दिया विचार है, जो कबीर का विचार है, जो फूले का विचार है, उसमें इतनी ताकत है कि उस विचार को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो सच पे आधारित है, वो ज्ञान पे आधारित है। और दूसरा, अगर हम इन छोटी छोटी सारी जातियों को खत्म करके एक नए समाज का निर्माण करें, अंबेडकरवादी बने, सब अपने आप को अंबेडकरवादी कहना शुरू कर दें, उसके बाद हमें किसी को युद्ध में लड़ने की जरूरत नहीं है। न्याय के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्याय तो अपने आप मिल जाएगा। हमें सिर्फ एकजुट होने की जरूरत। एक योजना मैंने बनाई दिल्ली सरकार में, जब लोग मुझे कई यंग बच्चे मिले कि सर हम प्रतिभाशाली हैं, हम आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम इस तरह का डिजाइन हो रहा है, कुछ डिजाइन, उस एग्जाम में पास होने के लिए कोचिंग लेना जरूरी है, और कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा है, कोचिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो क्या हम सपने को मार दें? क्या हम अपने सपने को साकार ना करें? उस बात ने मेरे को झकझोर के रख दिया, और मैंने एक योजना बनाई, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। अपने मुख्यमंत्री को जब बताया, वो खुश हो गए, और वो योजना आज लागू हो चुकी है, और उसमें हम फीस भी बढ़ा रहे हैं। एक दूसरा मेरा कैबिनेट नोट तैयार हो गया है कि हमारे लोग अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहते हैं, और उस पीएचडी की डिग्री में या एमबीए की डिग्री में 20 लाख का खर्च आता है, वो 20 लाख का खर्च दिल्ली की सरकार देगी। तो भी हमारी रजिस्टर्ड संस्थाएं अंबेडकर जयंती, रविदास जयंती, वाल्मीकि जयंती मनाएंगे, और वो 15 दिन पहले एप्लीकेशन देंगे, तो उनको हम टेंट, साउंड, लाइट, कुर्सी, सोफे, ये पूरे का पूरी व्यवस्था दिल्ली की सरकार करेगी। चाहे वो 400 जगह दिल्ली में हो, 500 जगह दिल्ली में हो, वो पूरा फंड दिल्ली की सरकार उसी तरह करेगी जैसे कावड़ के लिए करती है, या जैसे छठ पूजा के लिए करती है। ये स्कीम मेरी एकदम रेडी है, और सारे कमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के, प्लानिंग डिपार्टमेंट के, लॉ डिपार्टमेंट के आ चुके हैं। 99.9% 10 दिन के अंदर अंदर कैबिनेट में पास हो जाएगी। और इस बार जब अंबेडकर जयंती आएगी, वाल्मीकि जयंती आएगी, रविदास जयंती आएगी, तो हमारी रजिस्टर्ड संस्थाओं को अपनी जेब से इन कामों के लिए पैसा लगाना नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं आप मुझे वो दे दो। मैं ये मांगना चाहता हूं आपसे, आपके मन में बहुत सारे विचार होंगे कि अगर मैं मंत्री होता तो मैं ये योजना बनाता। तो मैं ये कहता हूं, आप सब मान लो तुम मंत्री बन गए, तुम जो बढ़िया से बढ़िया योजना आपके माइंड में हो वो मुझे बताइए। आपकी सलाह से मैं उस योजना को दिल्ली के अंदर लागू करने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं चाहता हूं एक सलाहकार बॉडी
गठित हो, वो सलाहकार बॉडी हमारे समाज के बुजुर्ग, हमारे समाज की विभिन्न संस्थाओं के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, अध्यक्ष या महामंत्री, वो लोग उस सलाहकार कमेटी में हो। दिल्ली में वैसे तो हजारों संस्था दिल्ली के अंदर है, लेकिन 15-20 संगठन तो कम से कम ऐसे हैं जो इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर 150 लोग, 200 लोग अपने एडवाइजर के तौर पे वो इस अपने भाई को, कोई भाई किसी के भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के दोस्त हैं, अगर अपने इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही को आप केवल सलाह देने का काम कर दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी अच्छी सलाह को इंप्लीमेंट सरकार के अंदर करके दिखा दूं।